सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में हिम्मत और विवाद दोनों का प्रतीक है। आज हम उनकी सबसे विवादास्पद रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस पावर्स यानी धुरी शक्तियों के साथ उनका गठबंधन। तो क्या ये एक सोचा समझा यथार्थवादी कदम था या कुछ और? और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक बहुत बड़े दुश्मन को हराने के लिए किसी भी सहयोगी का साथ लिया जा सकता है, चाहे उसकी विचारधारा कितनी ही अलग क्यों ना हो? चलिए आज इसी मुश्किल सवाल की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, साल है 1941। भारत ब्रिटिश हुकूमत के नीचे दबा हुआ है और उधर ब्रिटिश एम्पायर खुद वर्ल्ड वॉर II में अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बोस जैसे क्रांतिकारी के लिए यह सिर्फ एक संकट नहीं था, बल्कि एक अनोखा और बहुत ही खतरनाक मौका था। और इस मौके को भुनाने के लिए बोस ने जो किया वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कलकत्ता में नजरबंदी से भागना, भेस बदलना और हर पल जान के खतरे के बीच उन्होंने कई महाद्वीप पार कर लिए। मतलब एक चूक और खेल खत्म। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये उस इंसान का काम था जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो आखिर बोस के इन सभी फैसलों के पीछे की सोच क्या थी? ये एक बहुत पुरानी कहावत पर आधारित थी। बोस के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, नहीं, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का आधार था। उनके लिए दुनिया की राजनीति एक शतरंज के खेल की तरह थी और वो ब्रिटिश राज को शाहमात देने के लिए किसी भी मोहरे का इस्तेमाल करने को तैयार थे। और यही हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म यानी राजनीतिक यथार्थवाद। बोस को समझने के लिए उनके एक्शंस को विचारधारा के चश्मे से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के चश्मे से देखना होगा। उनके लिए सिर्फ एक ही सवाल मैटर करता था, क्या इस कदम से भारत आज़ादी के करीब पहुंचेगा? तो उनका पहला और सबसे विवादास्पद कदम उन्हें ले गया सीधा नाजी जर्मनी। चलिए देखते हैं इस यूरोपियन गैम्बिट को। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, बोस की हिटलर से मुलाकात किसी विचारधारा को लेकर नहीं थी। उनका मकसद एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल था, कॉमन दुश्मन यानी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ मिलिट्री सपोर्ट हासिल करना। ये दो स्ट्रैटेजिस्ट की मीटिंग थी, एक जैसी सोच वालों की नहीं। तो जर्मनी में उनकी कोशिशों से कुछ चीजें निकल कर भी आईं। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर बनाया और जर्मन्स के कब्जे वाले भारतीय युद्धबंदियों से इंडियन लीजन तैयार की। प्लान सिंपल था, इन सैनिकों को यूरोप में ट्रेन करो और बाद में अंग्रेजों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। हिटलर का पूरा ध्यान यूरोप पर था। भारत पर हमला करना उसकी लिस्ट में बहुत बहुत नीचे था। बोस को जल्दी ही समझ आ गया कि उनकी ये यूरोप वाली चाल काम नहीं करेगी। उनका ये जर्मन दोस्त असल में जरूरी मदद करने को तैयार नहीं था। और यहीं बोस की जबरदस्त अडैप्टेबिलिटी देखने को मिलती है। उन्होंने मिशन छोड़ा नहीं बल्कि अपना फोकस बदल दिया। जब यूरोप का दरवाजा बंद हुआ तो उन्होंने एशिया में एक नया दरवाजा ढूंढ निकाला। ये जो शिफ्ट था ना, ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक था। सोचिए, जापान का फोकस था साउथ ईस्ट एशिया, जो भारत के बिल्कुल बगल में है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और जापान की मिलिट्री पावर की वजह से भारत पर हमले का पोटेंशियल कहीं ज्यादा था। तो ये एक बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल रीअसेसमेंट था। और इस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के लिए उन्हें एक और सफर करना पड़ा, एक ऐसा सफर जो लगभग सुसाइड मिशन जैसा था। जरा सोचकर देखिए, 90 दिन एक जर्मन सबमरीन के अंदर, फिर खुले समंदर के बीचों बीच एक जापानीज सबमरीन में ट्रांसफर, और ये सब दुश्मन के जहाज़ों और प्लेन्स के लगातार खतरे के बीच। ये उनके इरादों का सबसे बड़ा सबूत था। और एशिया पहुंचते ही उन्होंने फौरन कमान संभाली इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की। इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें एक बनी बनाई मिलिट्री मिल गई और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मिशन पर आगे बढ़ सके। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा हिस्सा जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ऑफिशियल कहानी ये है कि जापान के सरेंडर के ठीक बाद अगस्त 1945 में ताइवान में एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। यही वो वर्जन है जो हमें हिस्ट्री की किताबों में मिलता है। लेकिन क्या ये सच है? इस ऑफिशियल कहानी को कभी सबने माना ही नहीं। न जाने कितनी थियरीज और उन्हें देखे जाने की खबरों ने इस बात को हवा दी कि वो बच गए थे और कहीं छिपे हुए थे। उनकी मौत आज भी मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। उनकी जिंदगी का अंत कैसे हुआ, इस पर चाहे जितनी भी बहस हो, एक सच हमेशा साफ रहता है। उनके हर एक फैसले, चाहे वो कितना भी प्रैक्टिकल हो, विवादास्पद हो या खतरनाक, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की पूरी और बिना शर्त आज़ादी।
और यहीं पर आकर हम उस बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जो आज भी इतिहासकारों को बांटता है। क्या सुभाष चंद्र बोस एक ठंडे दिमाग वाले प्रैग्मेटिस्ट थे जिन्होंने आज़ादी के लिए हर रास्ता सही माना, या फिर वो एक अवसरवादी थे जो गलत ताकतों के साथ मिल गए? इतिहास ने इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया है, और सच तो ये है कि इन दोनों के बीच की लाइन अक्सर बहुत धुंधली होती है।